क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं होगी। पहले नंबर पर आपकी दावेदारी चल रही है या सेकंड नंबर पर? सबको ये लगता मैं ही पहले नंबर पर अड्डा नहीं चाहूंगा ना, बुंदेलखंड में से कहते हैं। जी जी। जब विधायकी के दौरान सीओ से झड़प हुई थी तो गुंडों का विरोध करना, गलत का विरोध करते करते एक वो स्वभाव जो तेज का बना वो है, नुकसान हुआ, लेकिन असलियत वो नहीं थी। टिकट कटने का कारण वही होगा क्या? इस दौरान आपका एक बयान आया था, वो काफी विवादों में रहा था। आप आज की स्थिति में पैसा ही सब कुछ हो गया है। कुछ हो जाए पैसे के दम पे मैं फिर टिकट लेके आऊंगा। अब आजकल ये देखने को मिल रहा है कि उमा जी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हो गई हैं। राहुल लोधी को मंत्री बनाना मुख्यमंत्री ने बनाया, उमा भारती ने थोड़ी। उमा भारती ने बनाया होता तो स्वामी प्रसाद लोधी को बना ले जाती वो तो। टीकमगढ़ विधायक जो है वो भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप कहां तक सहमत हैं? केवल मुंह चला देना, केवल यही सब नहीं है ना। नमस्कार साथियों, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में हम राजपाट के अंतर्गत लगातार हस्तियों से मुलाकात करवा रहे हैं और इसी सिलसिले में बागडोर कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम मुलाकात करेंगे टीकमगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी से। चुनाव की बयार जो है बह चली है और लगातार पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि वो भी जल्दी ही कांग्रेस की पहली लिस्ट निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिस्टें जारी कर दी गई हैं। अब बारी है कांग्रेस की। हम सीधे बात आते हैं 2018 की अगर बात करें, उसके पहले के श्रीवास्तव जी बड़े अंतर से वहाँ पर चुनाव जीते थे, लेकिन इसके बाद क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिल पाया, जबकि पूरे 5 साल लगातार सक्रियता आपकी देखी गई क्षेत्र में? फिर उसके बाद ऐसे क्या कारण बने कि टिकट नहीं मिल पाया? तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी के कई छन्ने लगे होते हैं, सर्वेक्षण होते हैं और उन सर्वे के आधारों पर मुझे लगता कि सर्वे के साथ साथ फिर समीकरण कुछ बनते हैं जी। और इस बनते बिगड़ते समीकरणों के कारण कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि टिकट जो नहीं मिल पाया और जिसको मिला पार्टी चुनाव जीती जी। अगर 5 साल में काम अच्छा रहा तभी तो पार्टी वहाँ से फिर से चुनाव जीती ना। जी बिल्कुल। अभी जो 2023 का चुनाव की बयार शुरू हो चुकी है और लगातार दावेदारियां सभी जगह से सभी पार्टियों में लोग कर रहे हैं। आपकी भी दावेदारी देखी जा रही है, तो क्या मानकर चला जाए कि अभी दावेदारी में पहले नंबर पर आपकी दावेदारी चल रही है या सेकंड नंबर पर? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोग काम करते हैं सबको ये लगता मैं ही पहले नंबर पर हूँ जी, लेकिन मैं अपना आकलन, अपना वैल्यूएशन, अपना मूल्यांकन स्वयं करने लगूं तो मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं होगी। सबसे बड़ी निगाह है, सबसे बड़ी दूरबीनें जो आप पर होती हैं वो जनता की होती है। जनता की नज़रों में आप कहाँ फिट हो। उसके बाद पार्टी के भी सर्वे हैं। आप जैसे चैनल हैं, मीडिया है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, इन सब की भी बातचीत है। CID रिपोर्ट्स है, IB है, दूसरे सोर्सेस हैं, इन सब के साथ साथ तो इन सब का वैल्यूएशन, हमारा अपना खुद का आकलन क्या होगा हमारे बारे में, ये हम तो आगे कहेंगे। मैं तो मिलना अड्डा नहीं चाहूँगा ना, बुंदेलखंड में से कहते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन बाकी ये सर्वे ठीक आएंगे। तो ये सर्वे तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक के बीच में जाकर के महसूस होता है, तो मुझे लगता है कि जनता के दिलों में कहीं ना कहीं भी स्थान है बना हुआ। अभी आप वैसे पिछले 15 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा निकालते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार की कांवड़ यात्रा कुछ खास थी, मतलब उसको एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय आता है स्वाभाविक रूप से घर में शादियाँ होती हैं तो 1.5-2 महीने पहले तय हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे समय नज़दीक आता ना शादी का, तो घर के सारे सदस्य रिश्तेदार 3-4-5 दिन पहले और ज़्यादा काम करने लगते हैं, है ना। तो अब सार्वजनिक जीवन में हूँ
5 साल की कांवड़ यात्रा ठीक है, अब होली मिलन समारोह मेरा हर साल का कार्यक्रम होता है, तो इस बार तो 10,000 लोग आए थे होली मिलन समारोह में, नगड़िया बजाते भी दिख तो जाते इस बार तो 10,000 लोग आए ना, पहले 3,000 4,000 आते थे। तो जैसे जैसे वो मुहूर्त आता है ना, तो लोगों में और कसावट आती है और ज्यादा उमंग और उत्साह आता है। तो इस बार की कांवड़ यात्रा में कांवड़िया भी बहुत बड़ी संख्या में थे, और फिर उस अंतिम दिन जो समापन होता है, इस बार तो 101 टेबल लग करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी लोगों ने किया, अपने अपने गांव की मिट्टी ला करके एक साथ, ये अलग प्रकार। तो मुझे लगता है कि इस बार भी 6-7 हज़ार लोग, 8,000 लोग एक साथ उस कार्यक्रम में समापन के अवसर पर उपस्थित हो, भंडारे में उपस्थित हो। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो उत्साह लोगों का स्वाभाविक है, कोई राजनीतिक स्वरूप उस यात्रा का नहीं था। कॉलेज लेवल से आपने राजनीति की शुरुआत करी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी आपके पास थी, वही गर्म खून उबाल लिया था क्या कि जब विधायकी के दौरान सीओ से झड़प हुई थी और टिकट न मिलने का कहीं ना कहीं कारण कुछ रहा है? मानता हूँ, मेरे बारे में एक जो चर्चाएं रहती हैं जी कि तेज हैं, गुस्सा करते हैं, अब वो मुझे लगता है कि जो पानी है जी, वो चाहे छात्र राजनीति के उस समय की हमारी समय की जो परिस्थितियां थी, सामंतों से लड़ना, गुंडों से लड़ना, उनका मुकाबला करना, 2 आदमी खड़े नहीं हो पाते थे जिन गुंडों के सामने, उनके सामने खड़े होकर के तो फिर अपने आप को तेज बनाना ही पड़ेगा। तो वो जो एक प्रकार से स्वभाव बना, तो स्वाभाविक है तो गुंडों का विरोध करना, गलत का विरोध करते करते एक वो स्वभाव जो तेज का बना वो है, लेकिन कभी किसी को अनावश्यक दबाने के लिए नहीं, जो गड़बड़ लोग हैं उनको जरूर ठीक करने के लिए वो स्वभाव है। अब कोई कहे कि नहीं ये क्यों है जी, तो कितना बर्दाश्त करूंगा खड़ा। जहां तक सीओ वाला मामला है, हाँ। वो कोई विधायकी का अहंकार नहीं था, कोई वो अहम नहीं था, कोई वो गुंडागर्दी नहीं थी, और ना ही उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ हुआ था। उस व्यक्ति अगर ऐसा हुआ था तो अपनी बेटी की शादी में मुझे नहीं बुलाता, केवल उसको फंसा दिया गया था ऊपर के कुछ अधिकारियों ने, और कुछ हमारे अपने जो चाहने वाले, ज्यादा चाहने वाले होते ना अपने, उनने उसको दम दिया, उन्होंने कहा तुम डालो डालो, तो बेचारा फंस गया रिपोर्ट डाल के। फिर ये कहो कि वो तो अनुसूचित जाति, वो एसटी भी लगवाने की कोशिश में थे लोग बाग, तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, मैंने वही व्यक्ति फिर बोला और कि मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी थी, हाँ गुस्से में उसे जरूर ये डांटा था कि फोन क्यों उठाते हो, इतनी सी बात हुई थी। अब वो लोगों को बताते हैं कि उस पर राजनीति बहुत आईएएस लेवल के अधिकारियों ने एक लॉबिंग भी कर ली थी। मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ लोग थे जिन्होंने उस पूरे मामले को तोल दिया, फिर मामला अपने आप सॉर्ट आउट हुआ और उसने खुद कहा। तो उससे आपकी राजनीति को कितना नुकसान? स्वाभाविक नुकसान तो होता ही है, नुकसान हुआ, लेकिन असलियत वो नहीं थी। टिकट कटने का कारण वही होगा क्या? अब ये तो मैंने कहा कि बहुत से छन्ना लगे होते हैं, कौन कौन से एक वो कारण हो सकता है। अच्छा, कभी कभी लोगों को लगता है ये मेरे बारे में मेरी कमी भी हो सकती है, लेकिन मेरा ताकत भी वही है, मेरा बल भी वही है। अगर गड़बड़ नहीं करते हैं, हाँ, तो अगर मेरे समय में कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाया अधिकारियों में भी और नेताओं में भी, चाहे मेरे साथ रहने वाले कोई और लोग हों कि स्व सहायता समूह से पैसा वसूली करना, या मध्याह्न भोजन वालों से भी महीने बांधना, या राशन कोटा वालों से महीने बांधना, या मैंने इस तरीके, तो हमारे लोग भी कहीं ना कहीं, या कमीशन खोरी करना, इंजीनियर सब इंजीनियर से पैसे मांगना, या अधिकारी भी गड़बड़ नहीं कर पाए, तो वो लोग मेरी कमजोरी बताते होंगे, मेरी बुराई के रूप में कहते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो मेरा एग्रेसिव वो नहीं होता, मेरा वो तेजपन नहीं होता, तो सारे लोग लूट खाते क्षेत्र को। तो मेरे समय में कम से कम वो एक मेरी अच्छाई भी है कि जिसके कारण लोग गड़बड़ काम नहीं कर पाते। जब राकेश गिरी को टिकट मिला, उस दौरान आपका एक बयान आया था, वो काफ़ी विवादों में रहा था। आपने लक्ष्मी को लेकर जो बात कही थी कि उनके पास लक्ष्मी है, चलित लक्ष्मी, यानी कि उसका मेरा कहना है कि ये संसार है और मृत्यु लोक में तो माने आज की स्थिति में पैसा ही सब कुछ हो गया है जी। और लक्ष्मी तो पहले भी सब कुछ रही है। भगवान विष्णु ने भी अगर शादी की थी तो लक्ष्मी जी से ही की। क्या मान के चलें कि इसी वजह से टिकट नहीं, लक्ष्मी जी से ही शादी की ना उन्होंने। बस लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए, तो विष्णु ने भगवान लक्ष्मी को नीचे तक रखा कि बस यहाँ तक रहो, सिर पर चढ़कर नहीं बोले। लेकिन अब स्वाभाविक है, आज के समय में कुछ लोगों ने सब कुछ मान लिया और वो
धन संपत्ति के कारण, इनके कारण, तो स्वाभाविक मुझे नहीं पता कि कैसे टिकट का क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कारण चला। और लोग तो अभी भी चर्चा करते ना, अभी भी कहते कि अभी भी फला के 5 करोड़ पहुंच गए, फला के पास रखे हैं, उनसे उनकी बात हो गई है और फला का फाइनल है। और अगला आदमी भी कहता है कि कोई कितने ही घूम रहे, हमारी कितनी कुछ हो जाए, पैसे के दम पे मैं फिर टिकट लेके आऊंगा, ऐसे लोग कहते हैं। तो अब ये चर्चाएं हैं, मुझे नहीं पता। तो क्या यही वजह रही कि आपका टिकट कटा और उसके बाद फिर जब उन्हें टिकट मिला तो आपने उतना सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि जिस मार्जिन से आप जीते थे, आपने कहा कि इतना काम हुआ तभी भाजपा दोबारा आई, तो दोबारा में उतना मार्जिन क्यों नहीं निकाला? मैं बताता हूँ, शहर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है जी, और कहीं भी छतरपुर भी रहा है। तो टीकमगढ़ शहर भी पहले हम भाजपा के लोग शहर की पार्टी माने जाते थे जी। तो जब मैं नगर पालिका लड़ा तब मैं 6000 से चुनाव जीता। फिर मैं विधानसभा लड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष रहने के 3 साल बाद जब विधानसभा लड़ा तो मैं 17,000 वोट से जीता टोटल, जिसमें से 8,500 में शहर से जीता, 8,500 ग्रामीण क्षेत्र से जीता। उसके बाद फिर हमारी पार्टी में जो अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं, वो भी 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे, वो उनकी पत्नी, दोनों के पति पत्नी के दोनों के नगर पालिका अध्यक्ष 10 साल रहने के बाद हमारी कहीं ना कहीं जो शहर में स्थितियां बनी, वो ये स्थिति ये हो गई, किन कारणों से हुई, समीकरण क्या बने, क्यों हुआ, ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन हम वहाँ 1200 वोट से चुनाव हार गए शहर। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 10,000 वोट हमारा शहर में कम हुआ, 10,000। बिल्कुल, हम ग्रामीण क्षेत्र में जीत करके आए, तब हम अपनी भाजपा की सीट बरकरार रख पाए। राकेश गिरी हमारे 4200 वोट के समथिंग चुनाव जीते हैं। तो हम 10,000 का वोट तो हमें शहर में नुकसान हुआ है। अब वो क्यों हुआ, हमारी ठीक से तैयारी नहीं थी, या हमारा ठीक से मैनेजमेंट नहीं था, हम बूथ लेवल तक ठीक से कसावट नहीं कर पाए थे, या लोगों की नाराजगी को दूर नहीं कर पाए थे, या अपने कार्यकर्ताओं को काम पे लगा नहीं पाए थे। वो कारण क्या थे मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10,000 का नुकसान हमें शहर में हुआ। अब वो क्यों हुआ, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है 2 बार से, वो खुद में, तो वो भी एक विषय हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान तो पार्टी तो शहर की मानी जाती थी ना, तो नुकसान हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली हमने कहा कि काम 5 साल में अच्छा हुआ तो हम जीते, तो 5 साल में अच्छा हुआ तो शहरों में भले ही हम कुछ हो गया हो, लेकिन देहातों में भाजपा के विधायक के नाते मैं भी देहात में ही काम कर रहा था, तो वहाँ से हमने वो भरपाई की तो हम जीते। भाजपा शहर की पार्टी है जैसे आप कह रहे हैं, और थी एक समय जी, हम माने जाते थे। तो क्या थी की बात है, तो क्या यही वजह रही कि इस बार नगर पालिका का चुनाव जो है भाजपा के खाते में नहीं आया, या फिर आया तो बताया गया कि पार्षदों को बहुत सारा पैसा बांटा गया, इस वजह से कांग्रेस की नगर पालिका मतलब वो कांग्रेस कल्चर जो है, हम शुरू से मुझे लगता है कि नगर पालिका चुनाव जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तब ऐसी अप्रत्यक्ष प्रणाली से कॉलेज चुनाव की भी जब बात होती थी, तो हम ही हो चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी वीडी शर्मा हो, ऐसे हम लोग ही आंदोलन करते थे कि नहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से कराओ, अप्रत्यक्ष नहीं, ठीक है, डायरेक्ट होनी चाहिए। हम लोग हमेशा डायरेक्ट प्रणाली के पक्षधर रहे हैं, लेकिन इस बार पता नहीं, खुद बीडी शर्मा जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोले के कैसे होना चाहिए। हमने कहा देखो अपन लोग एक समय छात्र राजनीति समय ऐसी मांग करते थे, ऐसे ही होना चाहिए। बोले यार कुछ लोग तो ऐसा कह रहे, कुछ लोग ऐसा कह रहे, बोले समझ में नहीं आ रहा। तो वो उसके बाद इसके कारण तो हम इन चुनाव में बहुत ज़्यादा हम लोग बने, हमारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है। दूसरा, पहले भाजपा इसी चीज़ का विरोध कर रही थी और सत्ता में आने पर उसी चीज़ को लागू कर, फिर 2 मत हो गया ना, 2 प्रकार के। दूसरा रास्ता लोगों को खुल गया तो लोगों को आप अपनी बात भी चलाओ, तो वो दूसरा होगा विरोध, और वो नहीं है। चलिए इसको छोड़ते हैं। ये चूंकि छात्र राजनीति और ये बात सामने आई है, मैं एक बात, चूंकि आप छात्र राजनीति से बहुत समय से जुड़े रहे हैं और अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, वो भी उसी संगठन से आते हैं, क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली पीढ़ी को लगभग खत्म करने का ही मन बना लिया है? कॉलेजों में चुनाव जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। पिछले 4-5 साल से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, और आप जैसे युवा जो वहीं से निकल कर आए हैं, क्या आपने कभी इस तरफ रुझान नहीं किया, या ये बात रखी जाए कि आखिरकार क्यों ध्यान में है? और मुझे लगता है चाहे शिवराज सिंह जी हों, चाहे आज हमारे केंद्र में बहुत से मिनिस्टर्स हों,
सब विद्यार्थी परिषद की राजनीति और छात्र संघ के माध्यम से, और वो बेटर माने बेस्ट लीडरशिप अगर मिलती है तो हमें कॉलेज टाइम से वहीं से मिलती है। ये फैक्ट्री हम मान के चलते हैं, विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता का निर्माण, कार्यकर्ता निर्माण क्या के वजह बाद है कि फिर ये बंद leadership। कर दी फैक्ट्री? लेकिन अब ये कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हुई जिनके कारण तो फिर भी चुनाव होने चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। अब वो प्रत्यक्ष प्रणाली हो अप्रत्यक्ष प्रणाली हो, वैसे तो हम प्रत्यक्ष प्रणाली का समर्थन करते हैं, और इस पर भी चूंकि बीच में 15 महीने की सरकार दूसरी आ गई और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें ऐसी आई कि जिस समय फिर बीच में कोरोना आ गया, तो ये 4-5 साल तो ये वाला जो टर्म है सरकार का, तो ये तो हमारा 15 महीने उनका, फिर 2 साल का कोरोना, और इसके बाद फिर अब दूसरे काम भी रह गए थे, उनकी भरपाई करना, तो कोरोना में काम रुके थे, तो इसके कारण फिर चुनाव की तरफ ध्यान नहीं जाना, ये भी एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ अगली बार हम फिर से बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, और हम चुनाव की पैरवी हम करेंगे कि चुनाव होने चाहिए। चलिए आखिरी कुछ सवालों पर आते हैं। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, टीकमगढ़ विधायक जो है वो भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप कहां तक सहमत हैं? ऐसा है कि कांग्रेस और कहेगी क्या? अगर उनके पास सबूत हैं जी, हमारे विधायक के खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ, तो वो सबूत लेकर के जाए ना, कोर्ट में जाए, दरवाजा खटखटाएं, ईडी की में शिकायतें करें, लोकायुक्त में शिकायतें करें, तो ये संस्था है ना आपके पास, सबूत आप दीजिए ना, जांच करवाने के लिए बात करिए ना, केवल मुंह चला देना केवल यही सब नहीं है ना। हम चिल्ला रहे सीबीआई और ईडी वगैरह तो केंद्र सरकार नहीं, अब ये तो सब आरोप लगा रहा है। ईवीएम भी हमारे अंडर में ही है, फिर हम क्यों कर्नाटक हार गए? उन्होंने कहा सीआईडी आपकी है, ईडी भी आपकी है, ईवीएम भी आपकी है, तो हम कर्नाटक हारे, हम हिमाचल हारे, हम पंजाब हारे, ये सब जीतते ना फिर हम। अच्छा, ऐसा क्या डर है मुख्यमंत्री को? मतलब मैं थोड़ा सा ऊपर की बात कर रहा हूँ, अभी ही 450 का सिलेंडर, अभी ही लाडली बहना में पैसे बांटे जा रहे हैं, एक तरफ ऊपर से कहा जा रहा है कि रेवड़ियाँ बांटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, और फिर ये तमाम चीज़ें सुनने को मिला है कि पेट्रोल के दाम भी होंगे। तो मैं बताता हूँ, किसी भी सरकार के काम सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 मुद्दे हैं जिन पर काम करती हैं सरकारें जी। ये पहली सरकार है मध्य प्रदेश की जिसने जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी काम किया है। गर्भ में बेटी मारी नहीं जाए, बेटी का पालन पोषण हो, भ्रूण हत्या ना हो, उसको जन्म लेने दो, तो लाडली लक्ष्मी बनाई जी। तो ये अभी बनाई क्या? इस साल बनाई क्या? तो फिर कैसे कह देते हैं लोग क्या अभी कर रहे हैं आप? हमने तो बेटी की चिंता सरकार में आते ही साथ किया ना शिवराज जी ने जी। फिर उसके विवाह की भी चिंता, जब उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी पैदा होने तो इसको हम 1,18,000 कर देंगे, ये उन्होंने कहा, तो जो अभी भी बेटियां थी तो उनकी शादी की चिंता की बात भी आई, उनकी पढ़ाई लिखाई की भी चिंता की बात आई कि भैया जो पैदा करवा रहे अंदर है पेट में अभी नहीं आई, उनकी तो चिंता कर रहे हैं आप, लेकिन जो अभी हैं उनके कैसे हम विवाह कर पाएं, उनको कैसे पढ़ाएं? तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, ड्रेस भी देंगे, किताबें भी देंगे और साइकिल भी देंगे। उनकी पढ़ाई की चिंता हुई, उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाई। तो ये आज की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये जो आखिरी समय में जो पूरी ये मुख्यमंत्री जी हर मंच से दोहराते हैं, इतनी मतलब हम लोग योजनाएं सुनकर इतनी जो है याद हो गई। पूरा विषय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कहा कि अभी लाडली बहना, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कब से शुरू कर दिया हमने, लाडली लक्ष्मी से लेकर के, फिर हमने उसकी प्रसव अवकाश को लेकर के 1.5 महीने का वो अवकाश दिया, उसको हमने 16,000 रुपया दिया, फिर हमने संबल योजना बनाई, फिर हमने गरीबों के लिए वो लेकर के संबल योजना लेकर के आए, फिर हमने बुजुर्गों को तीर्थ कराने का काम किया, और अभी उन बहनों की भी चिंता किया, लाडली बहना। तो हमको आज चुनाव की दृष्टि से हम तो लाडली लक्ष्मी से शुरू हुए हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे हम उन गरीब, हम तो बगीचे के माली हैं, और माली है तो जो पौधा हमें कमजोर दिखाई देगा उसको खाद, बीज और ताकत देने की हम कोशिश करेंगे। हमें बहनें परिवार में कमजोर दिखाई दी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों के लिए भी अब ये 1,000, 1,200 फिर 3,000 तक ले जाने की ये चिंता की है। किसान को भी चिंता की है। टीकमगढ़ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग, मतलब इसको लेकर विश्वविद्यालय को लेकर भी हो रही थी, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी हो रही थी। इन तमाम मुद्दों पर राजनेताओं ने या आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं करी कि वो क्षेत्र भी बहुत बड़ा है? देखिए, जहाँ तक 3-4 काम में अपने विधानसभा के समय में और चाहे नगर पालिका के समय में, एक तो वहाँ हम हॉकी का एस्ट्रो टर्फ के लिए बहुत प्रयास करते रहे हम, ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट, तो वो भी अब बिछा। मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक मांग है, मैं खुद जब जगत प्रकाश जी नड्डा, चूँकि हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे जगत जी,
तो उनको हम उस समय दे करके आए थे जब मैं विधायक था, और उन्होंने उसमें आश्वासन दिया कि हमने इसको नीचे उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजा है। हम तो तब भी मांग किए थे, फिर विधानसभा में भी हमने मांग की है। हम जब विधानसभा में हमारा बजट अनुदान मांगों पर हमारा भाषण था, तब मैंने बोला, स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह जी ने उस समय मैंने एक मेडिकल एक स्वास्थ्य अस्पताल तो हमें दिया प्राथमिक, लेकिन मेडिकल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। फिर मेरे यहाँ एक वो कुछ कार्यक्रम था, मुझे ट्रेन से संबंधित, मैंने ट्रेन आई और उसमें ही कोई चलित स्वास्थ्य शिविर था। तो उस समय उमा जी भी केंद्रीय मंत्री थी, रुस्तम सिंह जी थे, उस समय वीरेंद्र जी थे, हमारे भूपेंद्र जी, इन सब के बीच में मैंने मांग की। तब उमा जी ने उस समय कहा कि मध्य प्रदेश में, जब केंद्रीय मिनिस्टर थी उमा जी, झांसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, तब उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब कोई मेडिकल कॉलेज पहला कोई खुलेगा तो वो टीकमगढ़ की धरती पर खुलेगा। के श्रीवास्तव ने मांग की है, तो मांग उस समय भी मैंने की, उमा जी ने उस पर मोहर लगाई। उसके बाद हमारे भूपेंद्र सिंह जी गृह मंत्री थे, उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे रुस्तम, तब सब ने मोहर, लेकिन नहीं हो पाया। तो किसी काम को प्रारंभ करने में हम चले हैं, ये नहीं कहा जा सकता हमने कभी बात नहीं किया, हमने बात किया जाकर के अब हुआ। तो मुझे लगता है कि आज मध्य प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज हैं, स्वतंत्रता के बाद 70, 75, 72 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में 2003 तक केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज हम 18 पर पहुंचे हैं। तो ये गति है हमारे काम करने, लेकिन स्टाफ नहीं है कहीं पर भी, बहुत बुरी स्थिति। आप देखिए, अब एक तो फिर आप कॉलेज ज्यादा मांगे, चलिए इसके स्कूल खुलवाओ, तो अब सब चीजें एक साथ नहीं होंगी ना। ठीक है, आखिरी 2 सवाल बचते हैं। उमा जी की बात आई, उमा जी का गढ़ रहा है टीकमगढ़ क्षेत्र, लेकिन अभी भी है, लेकिन अब आजकल ये देखने को मिल रहा है कि उमा जी सिर्फ अपने परिवार तक सीमित हो गई हैं। राहुल लोधी को मंत्री बनाना, कहां से टिकट मिलना, बड़ा मलहरा से टिकट मिले कि जतारा से मिले, सिर्फ उनकी राजनीति अपने परिवार तक केंद्रित होती दिख रही है। नहीं, एक समय वो परिवार की सदस्य थी जी, लेकिन 1992 के समय उन्होंने अमरकंटक में जाकर के जब संन्यास धारण कर लिया, तो सब पूरा समाज उनका परिवार है। अब व्यक्तिगत उनका कोई परिवार नहीं होता है, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो मुझे लगता है। लेकिन अब वो स्वाभाविक है, एक जो ब्लड का रिलेशन होता है तो ब्लड के रिलेशन वाले तो उन्हें अपना मानेंगे जी, लेकिन उनका तो सबको मानना बराबर है। बाकी तो राहुल लोधी को मंत्री बनाए जाने के पीछे तो मुख्यमंत्री ने बनाया, उमा भारती ने थोड़ी, उमा भारती ने बनाया होता तो स्वामी प्रसाद लोधी को बना ले जाती वो तो जी उस समय। तो ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी टीकमगढ़ पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहुंचे थे, और वहां पर सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति का अनावरण किया जाना था। पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा था, लोग कह रहे थे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति क्यों नहीं लगवाई जा रही, जबकि उन्होंने टीकमगढ़ क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। ऐसा क्या चीज सामने आई कि देखिए ऐसा है कि, और आप कितना सहमत हैं उस मूर्ति के लगाने से वहां पर? माधवराव सिंधिया और सिंधिया परिवार, एक समय जब हमारे बुंदेलखंड पर मुगलों का, यवनों का, तुर्कों का आक्रमण था, हम चारों तरफ से घेरे जा रहे थे, तो मुझे याद है छत्रसाल जी ने पत्र लिखा था पेशवा बाजीराव को जी, और वो खाना खा रहे थे, और खाना खाते खाते बिना पानी के जब उठे तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो और आप खाना तो पूरा खा लो। तो बोले आज संकट आया, बुंदेलखंड के बुंदेल राजा ने पत्र लिखा है, और अगर मैं खाना खाता बैठा रहा तो इतिहास लिखेगा कि एक ब्राह्मण खाना खाता रहा। तो वहां से मराठी दौड़ करके आए थे यहाँ मदद करने के लिए जी, वो इन्हीं के पेशवा थे सिंधे। तो मुझे लगता है कि मराठों ने क्या किया ने, ये कोई करने के लिए। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी प्रतिमा हमारे टीकमगढ़ में हमने लगाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा भी आपके कहीं छतरपुर जिले में भी लगी होगी, तो कहीं बापू जी की भी लगी होगी, तो कहीं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लगी होगी। लेकिन वो उन्होंने लगवाए जो उनकी पार्टी से रिलेटेड थे, आपकी पार्टी हमने तो गांधी जी की लगाई जी। सबसे पहली प्रतिमा नगर पालिका के समय में मैंने महात्मा गांधी की लगाई है। महात्मा गांधी किसी पार्टी तो अब ये कोई कहे नहीं जिनकी, तो मेरा कहना है कि महापुरुषों की कोई एक स्थान नहीं होता, उनको तो समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजमाता सिंधिया जो इतने बड़े स्टेट की वो रही है, जिन्होंने संन्यास का जीवन एक प्रकार से केवल सफ़ेद साड़ी में पूरा समय निकाल करके और जनसंघ को खड़ा करके और हिंदू महासभा के माध्यम से, तो ऐसे परिवार का
जो एक राष्ट्रीय विचारधारा को बढ़ाने में योगदान है, उनकी प्रतिमा वहाँ लगना, इस पर विरोध केवल कांग्रेस के लोग कर रहे थे। और कांग्रेस के लोगों के विरोध करने का कारण ये था कि एक समय माधवराव सिंधिया जी या ज्योतिरादित्य सिंधिया वो उनकी पार्टी में तब ये विरोध करके दिखाते, अब वो इधर आ गए तो विरोध करना था, बाकी कोई कारण नहीं है। जनता के बीच में ठीक संदेश है जी। चलिए, तो आज हमारे साथ थे टीकमगढ़ के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही और एक बार फिर से टीकमगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि वो अपने इस दावेदारी में सफल हों और पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार की टीम की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। धन्यवाद।